नमस्कार दोस्तों, आज से हम अपना एक नई सीरीज़ प्रारंभ करने जा रहे हैं, जो कि पूर्वालोकन है, घटना चक्र की पूर्वालोकन आती है। हाँ, उसका जो पूर्वालोकन का होता है सामान्य अध्ययन का, भारतीय राज्य व्यवस्था का एवं शासन का जो हमारे यूपी पीसीएस और जो अन्य राज्य की परीक्षाएँ होती हैं और साथ ही साथ संघ लोक सेवा आयोग की जितनी परीक्षाएँ होती हैं, उसमें जो जीएस पोर्शन आता है और उस जीएस पोर्शन में भी ख़ासकर वह जो भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से प्रश्न आते हैं, तो उसका अवलोकन और हम आज अपनी इस नई सीरीज़ से स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारी प्रारंभ होगी भारतीय राज्य व्यवस्था से। आइए प्रारंभ करते हैं अपना नया सीरीज़ जो है भारतीय राज्य व्यवस्था। इसमें सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन, ये पढ़ेंगे। इसमें भी हम पढ़ेंगे सबसे पहला जो हमारा लेसन होगा उसमें पढ़ेंगे भारत का संवैधानिक विकास, मतलब कि भारत का जो संवैधानिक जो संविधान बनाया गया था 1950 में बन के लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, वह उसके बनाने का इतिहास क्या रहा है, इतिहास के किस-किस शासनकाल से हमने कहते क्या-क्या चीज़ें सीखी और कैसे-कैसे हमारा एक संविधान विकसित हुआ है। जो वर्तमान जिस रूप में हम देख रहे हैं, उस संविधान की पृष्ठभूमि क्या रही है, वह हम इस पाठ्यक्रम में देखेंगे। ये और आइए प्रारंभ करते हैं। इसमें इस जो पूर्वालोकन में है, इसमें हम एक-एक चीज़ पढ़ेंगे, एक-एक क्वेश्चन का हर एक एक्सप्लेनेशन और किसी भी पाठ के प्रारंभ होने में जो भी हमारा उस पूरे पाठ का रूपरेखा दी होगी, जैसे वर्तमान में जो नोट्स उसे बोलते हैं, नोट्स दिया रहेगा इस प्रकार का, उसको हम पढ़ेंगे, हम कुछ नहीं छोड़ेंगे, हम बिल्कुल प्रारंभ से आरंभ करेंगे और अंत तक पूरा अच्छे से समझ के इसको पढ़ेंगे, जो कि हमारी आने वाली समस्त परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। भारत का संवैधानिक विकास, मतलब कि भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ? तो हम इसको देखते हैं। भारत का संवैधानिक विकास जो है, वो भारत का संवैधानिक विकास, इसको हम 2 चरणों में देख सकते हैं। पहला चरण में हम देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में देखेंगे, दूसरा देखेंगे हम ब्रिटिश ताज के शासन में देखेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के तहत हम देखेंगे 1773 के पहले एक्ट से लेके 1853 तक के एक्ट को। फिर उसके बाद हम जब देखेंगे जो ब्रिटिश ताज के अंतर्गत आएगा, उसमें देखेंगे 1858 से लेके 1947 तक। आप इसमें गौर करेंगे, बीच में जो आप ये ईस्ट इंडिया कंपनी देख रहे हैं और उसके बाद ब्रिटिश टास देख रहे हैं, तो इस दोनों के बीच जो महत्वपूर्ण घटना हुई थी वो हुई थी 1857 की महान क्रांति, जिसमें ईस्ट इंडिया के कंपनी से भारत का शासन लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथ में दे दिया गया। तो यहीं से आपका एक नया अधिनियम पारित होता है जो 1858 से प्रारंभ होता है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। कंपनी के शासन हेतु पारित अधिनियम यानी कि 1773 से लेके 1853 तक का देखेंगे। इसमें सबसे पहला है, ब्रिटिश संसद ने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा इसको थोड़ा इसका थिकनेस थोड़ा कम कर लेते हैं। ब्रिटिश संसद ने, याद रखिएगा, ब्रिटिश संसद ने 1873 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर को बंगाल का बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया एवं उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय एवं उसकी सहायता के लिए एवं उसके सदस्य के लिए 4 सदस्यीय पैनल का सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष था। इसका कार्यकाल 5 वर्ष था। इस एक्ट के अनुसार वॉरेन हेस्टिंग को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाकर फ्रांसीसी क्लेवरिंग मानस और बारवेल काउंसिल के सदस्य नियुक्त किए गए। सपरिषद गवर्नर जनरल को बंगाल में फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी के सैनिक एवं असैनिक शासन का अधिकार दिया गया तथा इसके प्रमुख मामले यथा विदेशी नीति में मद्रास
मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसी के अधीक्षण भी करना था। इसी एक्ट के तहत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने तथा भारतीयों से उपहार लेने से प्रतिबंधित किया गया था। इसमें ये बताया जा रहा है कि जो 1774 का रेगुलेटिंग एक्ट, मतलब जो रेगुलेट करने वाला जो एक्ट था, उसमें जो जो इसमें ब्रिटिश कंपनी के जो कर्मचारी थे, उनको निजी व्यापार प्लस भारतीयों से उपहार लेने पर प्रतिबंध लगाया गया था। उसके बाद आता है पिट्स इंडिया एक्ट, जो कि 1784 में आता है, के द्वारा कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को पृथक कर दिया गया। यानी कि पिट्स इंडिया एक्ट में क्या किया गया, जो कंपनी का राजनीतिक अधिकार होगा और व्यापारिक अधिकार दोनों को अलग कर दिया गया। इस एक्ट में निर्देशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामले में अधीक्षण की अनुमति तो दी गई। यानी कि इसमें ये बोल रहा है कि इस एक्ट में निर्देशन मंडल जो था, उसको कंपनी के व्यापारिक मामले के अधीक्षण की अनुमति तो दी गई, परंतु राजनीतिक मामले के प्रतिबंध के लिए नियंत्रण बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। 1786 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। यानी कि कोई ऐसी विशेष परिस्थिति आ जाए जिसके अंतर्गत यह देखा जाए कि कोई एक परिस्थिति बहुत ही विशेष हो जाए, तो उसके लिए जो गवर्नर जनरल होगा, वह अपनी जो परिषद होगा उसके निर्णय को या तो मान सकता है या नहीं मान सकता है। उस निर्णय को लागू कर सकता है अथवा नहीं कर सकता, इस तरह की शक्ति उसको दे दी गई। उसके बाद है गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्ति भी प्रदान की गई। जो गवर्नर जनरल था वह सुप्रीम पावर के रूप में, यानी कि सेनापति के रूप में की शक्ति सारी उसको प्रदान की गई। ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस को प्राप्त किए गए। 1793 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत कंपनी के अधिकारियों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। जो कंपनी के अधिकार थे, जो कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से आए थे, वह 1793 में कोलैप्स करने थे, लेकिन उनको आगे 20 वर्ष की और बढ़ा दिया गया। यानी कि ये जो अधिकार थे कंपनी के, अब ये 1793 से लेके 1813 तक के लिए बढ़ा दिए गए। उसके बाद एक्ट आता है 1813 का चार्टर एक्ट आता है। तो इसमें है 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया। कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। जो कंपनी का जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसका जो एकाधिकार था कि उसके सिवा कोई अन्य कंपनी जो पश्चिमी देश से निकल के या तो पुर्तगाल से या कहीं भी किसी देश, मतलब कि जो इंग्लैंड की कंपनी खास करके, उसका एकाधिकार था जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी एक सिंगल कंपनी थी, जो हमारे जब से वो भारत में आई तब से वो सिंगल अपना कहते व्यापार कर रहे थे। लेकिन वहां के और भी व्यापारियों और भी कंपनी को भारत से व्यापार करने के लिए यह जो एक रास्ता खोला गया कि और भी कंपनियां व्यापार कर सकती हैं, वो 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा खोला गया। इसी में जो कंपनी का एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया। यद्यपि चीन के साथ तथा चाय के व्यापार पर उसका एकाधिकार बना रहा। यानी कहने का मतलब ये है कि 1813 में जो कंपनी का एकाधिकार खत्म किया गया था व्यापार का, उसमें कुछ परंतु लगा दिए गए थे, जिसमें से पहला यह था कि जो चाय की खेती करती जो ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका एकाधिकार बना रहेगा। दूसरा, चीन के साथ जो व्यापार होता है ईस्ट इंडिया कंपनी का, वह बना रहेगा। तो वही समय आता है 1833 के चार्टर एक्ट का। तो इसमें यह था 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। यानी कि जो पहले से बंगाल तक का गवर्नर जनरल सीमित था,
बना हुआ था, वह संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बन गया। इस चार्टर एक्ट की धारा 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्म स्थान, वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवाओं के लिए अयोग्य नहीं समझा जा सकता है। इसको आप कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि वर्तमान में जो हमारा मूल अधिकार 15 है, उसमें यह बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति जन्म, धर्म, वंश के आधार पर अयोग्य नहीं घोषित किया जाता है। यह कहीं न कहीं आपको इनडायरेक्टली प्रेरित नज़र आएगा। प्रेरित क्या कह सकते हैं, मतलब कि थोड़ा-सा उससे लिया गया है, ये समझ सकते हैं कि ये जो आर्टिकल 15 में भेदभाव का था, वो कहीं न कहीं इस चार्टर एक्ट 1833 से प्रेरित है। देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया। और इसी में था 1800 देश की शासन प्रणाली जो थे केंद्रीकृत हो गए। लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। जो पूछेंगे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वह था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। वहीं इससे घुमाकर एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि बंगाल का आखिरी गवर्नर जनरल कौन था, उसमें भी लॉर्ड विलियम बेंटिंग, क्योंकि विलियम बेंटिंग ही गवर्नर जनरल से खत्म होकर भारत के गवर्नर जनरल में शिफ्ट हो रहा है। तो इस तरह के दो क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। कंपनी के समस्त व्यापार कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में उसे केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। यानी कि जो कंपनी का व्यापार का एकाधिकार था, उसको 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से पूर्णतः एकाधिकार खत्म कर दिया गया। वहीं सिर्फ भविष्य में उसके जो राजनीतिक अधिकार थे, उस पे कार्य करने के लिए दिया गया। गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य यानी कि चौथा जो गवर्नर जनरल होगा, उसकी जो परिषद होगी, उसमें 3 सदस्य थे, उसमें एक और सदस्य जोड़ा गया था जो कानूनी सदस्य था। चौथा सदस्य को सम्मिलित किया गया। सर्वप्रथम मैकाले को कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। ये ध्यान रखने की बात है, 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो विलियम बेंटिंग की प्रथम अ, परिषद थी, उसमें चौथा सदस्य जो जोड़ा गया वह था मैकाले, जो कि कानूनी सदस्य था। इस एक्ट के तहत सब परिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। मतलब कि इस परिषद को भारत में जितने भी कानून बनाते हैं, उन भारत के हर एक राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। इस एक्ट में नियुक्ति के लिए योग्यता संबंधित मानदंड अपनाकर भेदभाव को समाप्त किया गया। इसी एक्ट में आपको ध्यान होगा जो किया गया था, जो धर्म, वंश, जन्म स्थान, वर्ण के आधार से जो अयोग्यता नहीं हटाई गई, मतलब अयोग्यता को हटा दिया गया था, वहीं इसे प्रतियोगिता के माध्यम से इस तरह के व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती थी। फिर आता है 1853 का चार्टर एक्ट। फिर 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा विधायी शक्तियों को कार्यपालिकी शक्ति से पृथक करने के निर्देश की व्यवस्था की गई। 1853 के चार्टर एक्ट में आप देखेंगे कि विधायी शक्तियों को कार्यपालिकी शक्तियों से पृथक करने की व्यवस्था की गई। विधि निर्माण हेतु भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई। तो विधि निर्माण हेतु भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई। सिविल सेवा की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। यानी कि जो सिविल सेवा थी, तो उसके लिए खुली एवं चयन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रकार से इस जो पहला चैप्टर था हमारा कंपनी के शासन हेतु, जो कंपनी का शासन था उसके अंदर कैसे अधिनियम आए थे, वो था और उसके नोट्स समाप्त हो गए हैं। अब हम देखेंगे प्रश्न और उत्तर। इसमें से पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से इस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। तो किया गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। इसकी स्थापना 1774 ईस्वी में की गई। सर एलिजा इम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। दूसरा प्रश्न है,
दूसरा प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के एक्ट के द्वारा की गई थी। दूसरा है, हेमेस्टर इस न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश थे। लेमेस्टर नहीं थे, एलिजा इम्पे जो थे वो इसके प्रथम न्यायाधीश थे। इस तरह इस प्रश्न में सही उत्तर पूछ रहा है, सही कुल, तो पहला वाला सही होगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का सही उत्तर करें। नियंत्रण परिषद की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना आपकी की गई थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने के लिए बोला गया, वो किया गया चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति की गई 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा, जिसमें मैकाले पहला सदस्य था। तो डी का 4 यानी कि इन दोनों में से कोई एक। फिर इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य की नियुक्ति 1813 जो कि है सी का थर्ड, यानी सी का थर्ड, इन दोनों में कोई एक है। अब आता है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, वो आता है आपका 1773 के चार्टर एक्ट से रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जाना जाता है, यानी कि बी का फर्स्ट। तो सेकेंड वाला आंसर इसका सही होगा। ये हो गया है। निम्नलिखित में से इससे इनके भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी आपकी 1813 का चार्टर एक्ट है। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंटरफेरेंस 1823 का ये था। प्राच्यवाद एवं आंग्लवाद विवाद ये भी था। प्राच्यवाद और आंग्ल मतलब कि प्राचीन जो मतलब हम लोग का भारतीयों का ज्ञान, और आंग्लवाद जो अंग्रेजियों का, तो इससे वाद विवाद से अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया तथा पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया। 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान अपनाया गया। 1823 के जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंटरफेरेंस का गठन किया गया, जिसकी जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए देने की थी। यानी कि जो हम 1 लाख रुपए 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा बोला गया था, वह कौन सी परिषद करेगी, वह कौन सी कमेटी करेगी, वह करेगी जो कि 1823 में कमेटी बनी थी, जिसका नाम था जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंटरफेरेंस। 1 लाख रुपए देगी। समिति में 10 यूरोपीय सदस्य शामिल थे, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। तो ये समिति बनी थी जिसकी जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंटरफेरेंस थी। इसके जो अध्यक्ष थे वह जो 10 यूरोपीय सदस्य थे, उसके अध्यक्ष जो थे लॉर्ड मैकाले थे। इसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम केल्विन बेंटिंग यानी 1835 के शासनकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकार कर भारत में अंग्रेजी शिक्षा को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया था। भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थकों के नेता प्रेविलियंस थे, जबकि H.P. प्रिंसेस प्राच्य यानी कि ओरिएंटल शिक्षा के समर्थन के नेतृत्व करता है। इसमें ये ध्यान देने वाली बात जो एक्स्ट्रा बात है वह ये है कि 1813 में पैसा पास होता है, यानी कि चार्टर एक्ट में बोला जाता है 1813 में पैसा पास होगा, मतलब कि वहां से 1 लाख रुपए सालाना खर्च पे किया जाएगा। लेकिन उस 1 लाख रुपए को खर्च करने के लिए जो कमेटी बनी वो 10 साल बाद बनी, जिसकी कमेटी का नाम था जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंटरफेरेंस। वह कंपनी 10 साल बाद यह डिसीजन लेती है, जिसमें जो डिसीजन लेने के लिए 10 यूरोपीय सदस्य रहते हैं, यानी कि अपना कोई भारतीय व्यक्ति नहीं रहता है, 10 यूरोपीय सदस्य शामिल रहते हैं। और उस यूरोपीय सदस्य का जो अध्यक्ष रहता है वह रहता है लॉर्ड मैकाले।
और लॉर्ड मैकाले जो रहता है वो जो है उच्च शिक्षा में, यानी कि जो मध्यम और प्राथमिक विद्यालय जो उसमें उसमें नहीं, लेकिन जो उच्च शिक्षा के लिए जो अंग्रेजी माध्यम कंपलसरी कर देता है, यानी कि आपको उच्च शिक्षा में आप प्रवेश कर रहे हैं तो आपको इंग्लिश का ज्ञान होना अनिवार्य है और सारी शिक्षा आपको इंग्लिश में दी जाएगी। इस प्रकार ये देखा जाता है। और फिर यही लॉर्ड मैकाले जब 1833 का चार्टर एक्ट आता है तो उसमें जो है आपका विधिक कानूनी सदस्य बनता है, चौथा सदस्य बनता है। आइए पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया? तो समाप्त कर दिया गया था 1813 के एक्ट के द्वारा। और फिर वहीं आता है 1833 का एक्ट। 1833 के एक्ट में यह देखा गया कि जो चाय और चीन के साथ एकाधिकार था वो भी खत्म कर दिया गया। फिर आता है 1853 का एक्ट, जिसमें आप सिविल सेवा से रिलेटेड आपको जो भेदभाव पूर्ण था वो खत्म हो गया। एक परिषद का गठन किया गया। और 1863 का चार्टर एक्ट नहीं आता है ये, क्योंकि इसके बाद से आप कंपनी का शासन हटा के ब्रिटिश क्राउन का शासन आ जाता है। इस प्रकार से ये एलिमिनेट होके ये बचा आपका 1813 का चार्टर एक्ट। फिर छठवां प्रश्न आता है जिसमें बताया गया है चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन ये है, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया, यानी कि पहला वाला सही है। हाँ, इसने कंपनी द्वारा अधिकार के लिए किए गए भारतीय राज्य क्षेत्र पर ब्रिटिश राज क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। ये भी सही है। और उसके बाद भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था, यह सही नहीं है। तो इसका एक्सप्लेनेशन ये ISP 2019 में आया हुआ क्वेश्चन था, इसको देख लेते हैं। चार्टर एक्ट 1813 द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार, यानी चीन और चाय के साथ व्यापारिक एकाधिकार बना रहा और बाकी एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। साथ ही इस एक्ट के माध्यम से कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया गया। इस एक्ट से हालांकि कंपनी को अगले 20 वर्ष के लिए इन क्षेत्रों पर एकाधिकार और राजस्व सौंपा गया, तथापि यह ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता के प्रतिकूल नहीं होना था। इस प्रकार प्रश्नगत कथन 1 और 2 सही है, परंतु 3 गलत है, क्योंकि भारत का राजस्व 1853 ईस्वी के अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद के सीधे नियंत्रण में आ गया था। जब ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री के अधीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद बना तथा विशेषकर राजस्व प्रशासन में उसकी सहायता के लिए काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया। 7वां प्रश्न है, इस अधिनियम में भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन के कुल हिस्सा लेना संभव बना, यानी पूछना ये चाह रहा है इस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बना। तो कुछ लेना संभव बना था आपका चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। चार्टर एक्ट 1833 की धारा में सबसे महत्वपूर्ण धारा 87 थी, जिसमें कहा गया था कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन्स की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्म स्थान, वंशानुगत, वर्ण अथवा इनमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा की अयोग्यता नहीं माना जा सकता। कालांतर में राजनीतिक आंदोलन में 1833 के एक्ट की यह धारा प्रशासन की भागीदारी हेतु एक प्रमुख धारा बनी। पहला हमने देखा था कंपनी के अधीन जो शासन चल रहा था 1773 से लेकर 1853 तक। तो उसके बाद आता है ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम।
अब यहाँ से हम जो नया देखेंगे जो ब्रिटिश ताज के अंतर्गत आएगी, जो 1858 से लेके 1947 तक चलता है। तो आइए इसके जो नोट्स हैं वो देख लेते हैं। ब्रिटिश संसद ने ब्रिटिश संसद के भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा भारत का शासन ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। गवर्नर जनरल को अब भारत का वायसराय भी कहा जाने लगा, जो ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व बन गया। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय बना। इस अधिनियम द्वारा भारत के राज्य सचिव पद का सृजन किया गया, जिसमें भारतीय शासन पर संपूर्ण नियंत्रण भारतीय शासन पर संपूर्ण नियंत्रण जो था आपका संपूर्ण नियंत्रण भारतीय संपूर्ण संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। इस उसकी सहायता के लिए, यानी कि जो जो संपूर्ण नियंत्रण की जो वायसराय थी, उसके जो राज्य सचिव का पद सृजन किया गया था, उसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन का प्रावधान किया गया। भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधित्व को शामिल करने की शुरुआत हुई। इस अधिनियम द्वारा मद्रास एवं बम्बई की प्रेसिडेंसी को पुनः विधिक शक्तियां देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की गई। इससे इनसे इनसे वायसराय को आपातकाल में आदेश जारी करने के लिए भी अधिकृत किया गया, जो अधिकतम 6 माह की अवधि तक प्रभावित हो सकता था। भारत परिषद अधिनियम 1892 के माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्य को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार से 6 दिन की पूर्व नोटिस पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, परंतु पूरक प्रश्न, यानी कि प्रश्न के बाद प्रश्न, पूरक प्रश्न पूछने तथा मतदान का अधिकार नहीं था। सीमित अर्थों में निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना इस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता थी। फिर आता है भारत परिषद अधिनियम 1909 को और मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। इसके तहत वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों को पहली बार शामिल, यानी जो पहली बार इस जो वायसराय की परिषद थी, उसमें कार्यकारी परिषद में भारतीयों को जो पहली बार शामिल किया गया, तो वह थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, प्रथम किए गए थे। इस अधिनियम ने केंद्रीय तथा प्रांतीय विधायी शक्तियों को बढ़ा दिया। परिषद के सदस्यों को बजट पर लोकहित के विषय पर विवेचन करने, प्रस्ताव लाने तथा प्रश्न पूछने के साथ साथ पूरक प्रश्न करने का भी अधिकार दिया गया। प्रथम निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई। यहाँ रुकते थोड़ा, इसको एक बार याद कर लेते फिर से। 1909 का जो आया था उसे कहते हैं मार्ले मिंटो सुधार। जो पहले आया वो छोटा मान लिया गया, देखो 1909 जीरो छोटा आ गया तो मार्ले मिंटो माना जाएगा। फिर वहीं भारत शासन अधिनियम जो 1919 का आएगा उसे मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाएगा। ना बड़ा आ रहा है ना हम कि 1919 बड़ा हो गया, तो वो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार प्रणाली कहलाएगा। सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए सिख, भारतीय ईसाई, आंग्ल भारतीय तथा यूरोपियों के लिए भी लागू किया गया। ये 2021 का या 22, मेरे ख्याल 2021 का जो यूपीएससी का प्रीलिम्स हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि निर्वाचन प्रणाली में किसको
और भी बढ़ावा दिया गया 1919 के में। वो थे सिख, भारतीय ईसाई, आंग्ल भारतीय तथा यूरोपियों को भी लागू कर दिया। इस अधिनियम द्वारा पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई, यानी केंद्र में द्विसदन यानी केंद्र में दो सदन की स्थापना की गई। इस अधिनियम के द्वारा सभी विषयों को केंद्र तथा प्रांतों में बांट दिया गया, यानी कि जो हम अभी अनुसूची देखते हैं, अपनी 7वीं अनुसूची देखते हैं ना, जिसमें 3 प्रकार के सब्जेक्ट दिए गए हैं, एक केंद्र के होंगे, एक राज्य के होंगे। हाँ, इस तरह के जो उस प्रेरित हुए थे, वो कहीं न कहीं 1919 के जो मॉन्टेगू चम्सफोर्ड आया था, उससे द्विसदनीय व्यवस्था के अंतर्गत सभी विषयों को केंद्र तथा प्रांतों के बीच बांटा गया था। द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल समस्त ब्रिटिश भारत के लिए कानून बना सकती थी, यानी कि जो द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल थी वो समस्त ब्रिटिश भारत है, उसमें ब्रिटिश भारत भी था, कुछ अपना प्रांतीय लोग थे, कुछ देसी रजवाड़े थे, तो उसमें जो ब्रिटिश भारत था उसके लिए कानून बना सकती थी। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली लागू की गई। प्रांतीय विषय को दो भागों में आरक्षित तथा हस्तांतरित विषयों में बांटा गया है। जो प्रांत के विषय होंगे उनको 2 भागों में बांटा जाएगा। एक जो होगा प्रांत के लिए होगा, वो प्रांत के अधीन आरक्षित होगा, एक होगा हस्तांतरित विषय में होगा। इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन का शब्द का प्रयोग किया गया था। इसके अंतर्गत एक आयोग का गठन किया गया था, जिसका कार्य 10 वर्ष बाद इस अधिनियम की समीक्षा करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई थी। संघात्मक शासन की स्थापना की गई थी। इसी अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैत शासन प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली लागू की गई थी। भारत में मुद्रा एवं साख पर नियंत्रण के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित जाति, महिलाओं और श्रमिकों को इसमें सम्मिलित किया गया था। इस अधिनियम के तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इस अधिनियम द्वारा बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया तथा 2 नए प्रांत सिंध और उड़ीसा का निर्माण हुआ। इसके तहत कुछ प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने 15 अगस्त 1943 को भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र घोषित किया। इसने वायसराय का पद समाप्त कर 2 डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया। इसके अंतर्गत ब्रिटिश शाही उपाधि को भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया गया। अब आइए प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद में बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई? तो वह शक्ति दी गई थी आपका 1892 में, जो बहस करने, लेकिन पूरक प्रश्न पूछने की शक्ति आपको मिली थी 1909 में। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के लिए किया गया था आपका तो वो था 1909 का जो था मार्ले मिंटो सुधार। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? भारत का जो संघीय न्यायालय होगा वो किसके तहत होगा? और न्यायालय होगा आपका, इसमें से कोई नहीं, वो होगा 1935 का अधिनियम जो देखोगे आप, उसमें आपको संघीय न्यायालय की बात मिलेगी। ये देखिए 1935 में 1 अक्टूबर 1937 को भारत में एक सरकार का अधिनियम बनाकर 1935 का किया गया। इसमें प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मैरिस ग्रोवर थे।
ये इम्पोर्टेंट है कि भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। यानी कि 1935 में प्रावधान बना दिया गया था, लेकिन इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1 अक्टूबर 1937 को की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मैरिस ग्रेवर थे। उपयुक्त दिए गए विकल्पों में से भारत सरकार अधिनियम 1935 नहीं है, इसलिए विकल्प डी सही होगा। भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया? वह किया गया था आपका संघीय न्यायालय। देखिए यहाँ स्थापित की बात पूछ रहा है, ना कि किस वर्ष इसके लिए प्रावधान बनाया गया था। प्रावधान बनाया गया था 1935 के अधिनियम से, लेकिन स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1937 को। केंद्र में द्वैत शासन, जो केंद्र का द्वैत शासन होगा, किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? वह किया गया था केंद्र में द्वैत शासन, वह किया गया था 1935 के अधिनियम के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली स्थापित की थी? जो केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली की गई थी वह 1835 के द्वारा की गई थी। 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? यानी 1919 का जो भारत शासन अधिनियम आया था उसकी कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? पहली विशेषता है प्रांतों की कार्यकारी सरकार में द्वैत शासन की व्यवस्था, यानी प्रांतों में जो कार्यकारी परिषद में द्वैत शासन की स्थापना। मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था, ये गलत है क्योंकि ये किया गया था 1909 के में किया गया था, जब मार्ले मिंटो एक्ट आया था उसके लिए। हाँ, तो उसके बाद हम देखेंगे केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्तियों का हस्तांतरण किया गया था। क्या क्या किया गया था 1919 में? भारत शासन अधिनियम 1919 ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अधिनियम था, जिसका उद्देश्य भारतीय शासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना था। इस अधिनियम को भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू और एवं वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में पारित किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा राज्यों में द्वैत यानी डुअल शासन की स्थापना की गई थी। इसके तहत प्रत्येक राज्य में राज्य के प्रशासनिक विषयों को 2 श्रेणी में बांटा गया। एक पहला था आरक्षित और दूसरा था हस्तांतरित। आरक्षित विषय प्रांतीय गवर्नर एवं उसकी कार्यकारी परिषद के तहत किए गए, जबकि हस्तांतरित विषयों का उत्तरदायित्व प्रांतीय विधायक के प्रति उत्तरदायित्व मंत्रियों को सौंपा गया। साथ ही केंद्र और प्रांतों के मध्य की शक्तियों का बंटवारा तथा संघीय एवं प्रांतीय विषयों के रूप में किया गया। जहां तक मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन का प्रश्न है, तो यह प्रावधान 1909 के अधिनियम में ही कर दिया गया था। 1919 के अधिनियम में यह व्यवस्था न केवल जारी रही, बल्कि इसे सिख, यूरोपीय, इस भारतीय ईसाई और एंग्लो इंडियन के लिए भी विस्तृत की गई थी। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की थी? वह शुरू की थी भारत शासन अधिनियम 1919 में। इसमें द्विसदनक व्यवस्था आई थी ना प्रांतों में, वही बात कह रहा है ये। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी बनी। कब बनी थी? वह बनी तो 1919 के अधिनियम के द्वारा। केंद्रों में कौन सा एक एक्ट द्विसदनी विधायिका लाया? वह लाया था आपका 1919 का एक्ट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1919 के मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार में 21 वर्ष से अधिक आयु के सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संतुष्टि थी, तो यह गलत, सभी के लिए नहीं थी। 1919 देखिए मैं कहता कि 2021 में प्रश्न आया था, ये आया है। 1935 के गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान था, जो कि गलत है, नहीं था। क्या पूछा है इसमें, कौन सा सही है? 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित, हाँ महिलाओं के लिए, लेकिन सभी महिलाओं के लिए नहीं था। हाँ, तो उपयुक्त कथन जो बी वाला है वह सही है। इसको देख लेते हैं। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में अभिहित भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया था, परंतु यह
कि महिलाओं के लिए ही था और सभी महिलाओं के लिए यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। इस प्रकार कथन एक सही नहीं है। 1935 का भारत शासन अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित वर्ग, महिलाओं और श्रमिकों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान करते हुए विधानमंडल में स्थान आरक्षित किए गए। इस तरह प्रश्न 2 सही है। 12वां प्रश्न है, भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो भारत शासन अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी चाहिए। हाँ। और दूसरा है, भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपियों से अधिक था, जो कि सही है। केंद्रीय विधानसभा का या के निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था? 1926, 1937, 1945 और तो इसमें से है पहला और सी। वर्ष 1926 और 1945 में केंद्रीय विधानसभा चुनाव भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया? वह किया गया था 1945 में। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्मित करने की शक्ति प्रेरित है, वह है 1935 के एक्ट द्वारा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रस्तावित किया गया? वह प्रस्तावित किया गया 1935 के द्वारा। भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के बीच किए गए शक्ति के विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित थे? वह उल्लेखित थे 1935 के अधिनियम में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा था। निम्नलिखित में से एक भारत शासन अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं था। वह नहीं था अवशिष्ट जो विषय प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए गए थे, यह नहीं था। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैत शासन भारत में लागू किया गया 1935 में केंद्र में, और वहीं 1919 का आप देखेंगे तो वो प्रांतों में था। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था भारत शासन अधिनियम 1935, 1940, भारत सरकार अधिनियम 1919 और कैबिनेट मिशन 1946। तो यह स्थापित किया गया था आपका भारत शासन अधिनियम 1935 में। कोई संघ की बात स्थापित करने की बात कही गई थी। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था की थी? तो जो संघ की शासन की व्यवस्था की गई थी वह 1935 के अधिनियम के द्वारा की गई थी। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ की अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी? वह दी गई थी गवर्नर जनरल को। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किए हुए महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं थे? वह नहीं थे देश के लिए लिखित संविधान। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? पहला है, यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। दूसरा है, इसके द्वारा भारत की स्वतंत्रता मिली। तीसरा है, इसमें भारत विभाजन उल्लेखित था। इसके द्वारा रियासती समाप्त की गई। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत का संविधान अधिकतर पोर्शन 1935 से लिया गया है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? वह हुआ था 1935 के अधिनियम द्वारा बर्मा को अलग किया गया था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रावधान के अनुरूप 1937 में बर्मा को भारत से अलग किया गया था। इस तरह जो हमने पहला अपना चैप्टर देखा था, जिसमें ये था कि भारत के संवैधानिक विकास की दर, मतलब भारत के संविधान की जो विकास की एक जो रूपरेखा थी, इतिहास थी, वह कैसा था और वो कहाँ से प्रेरित है? तो वो दो रूपों से प्रेरित था। पहला था जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 1773 से लेकर 1853 तक चला। फिर दूसरा था ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत, जो कि 1858 से लेकर आपका 1947 तक चला। इस तरह हम अपना पहला चैप्टर समाप्त करते हैं। दूसरे चैप्टर में हम देखेंगे संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।